हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने बात की थी साइमन कमीशन की एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज की। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने साल्ट मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 टाइम लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने साल्ट मार्च के साथ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और बीच में ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हुई जिसकी वजह से उन्हें इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, और उसके बाद फिर से गांधी जी ने इस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च क्यों किया, ये पूरा इंसिडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल्ट मार्च की कि यह साल्ट मार्च क्या था और गांधी जी ने इसे क्यों किया था। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी थी, और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए वो कोई ऐसा आइडिया या इशू ढूंढ रहे थे जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और वह इशू या वह आइडिया उन्हें मिला सॉल्ट में। सॉल्ट मतलब नमक। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हिंदू, मुस्लिम, रिच, पुअर सभी ग्रुप्स यूज़ करते हैं। यह हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इसके बिना हमारे फूड में टेस्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से गांधी जी कहते थे कि सॉल्ट हमारी लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जैसे एयर और वाटर। इसी वजह से गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो नेक्स्ट इशू बनाया वह सॉल्ट को लेकर ही बनाया। अब देखते हैं कि यह उन्होंने कैसे और क्यों किया। एक्चुअली 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने इंडिया के वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। अब ये लॉर्ड इरविन का नाम आपने पहले भी सुना है। यस, ये वही लॉर्ड इरविन है जिन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था। तो उस समय गांधी जी ने इन्हीं लॉर्ड इरविन को 11th डिमांड लिखकर एक लेटर दिया था 31 जनवरी 1930 को। इस लेटर में जो 11 डिमांड्स थी वो जनरल इंटरेस्ट की लोगों की डिमांड थी। इसमें सभी ग्रुप्स की डिमांड को रखा गया था, चाहे वह फार्मर्स की हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, वर्कर्स की हो, पीजेंट्स की हो या फिर कॉमन पीपल की हो। तो इन 11 डिमांड्स में इन सभी ग्रुप्स की कोई ना कोई डिमांड जो है इस लेटर में लिखी गई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इतनी सारी डिमांड्स उन्होंने क्यों लिखी थी? वो इसीलिए लिखी थी कि अगर सभी ग्रुप्स की कोई ना कोई डिमांड जो है इस लेटर में लिखी होगी तो सभी ग्रुप्स जो हैं एक साथ आकर इस स्ट्रगल को स्टार्ट करेंगे और यूनाइट हो जाएंगे। और इन 11 डिमांड्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वह थी सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। ये सॉल्ट पे जो टैक्स लगा होता है उसे ख़त्म करना। अब सॉल्ट पे टैक्स क्या था, क्यों लगाते थे, कौन लगाता था, यह भी समझ लेते हैं। एक्चुअली इंडिया में जो सॉल्ट बिकता था उस सॉल्ट का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का काम जो है केवल ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे। किसी भी इंडियन को सॉल्ट बनाने का राइट नहीं था, और ब्रिटिशर्स इस सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू या उनकी इनकम होती थी। गांधी जी का कहना था कि सॉल्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए इस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होना चाहिए,
क्योंकि टैक्स लगने की वजह से यह महंगा हो जाता है और पुअर पीपल्स की रीच में भी यह नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से सॉल्ट पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली उनकी डिमांड थी कि सॉल्ट पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली है, मतलब प्रोडक्शन करने की और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो पॉलिसी है, ये ख़त्म होनी चाहिए और इंडियंस को भी जो है सॉल्ट बनाने का राइट मिलना चाहिए। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो गांधी जी की थी और इन सभी डिमांड्स को लेकर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था। और साथ ही उन्होंने यह कहा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट 11 मार्च तक हमारी इन डिमांड्स को मान लेती है तो ठीक है, अदरवाइज हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना नया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की किसी भी डिमांड को मानने से मना कर दिया और इसी वजह से गांधी जी ने 11 मार्च को अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा। उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक एक मार्च निकाला, एक रैली निकाली। इस मार्च में उनके 78 वॉलंटियर्स या फॉलोअर्स भी उनके साथ थे। साबरमती से दांडी तक का जो डिस्टेंस है वह था 240 माइल्स का। गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स एवरीडे 10 माइल्स चलते थे और उसके बाद वह जहाँ पर 10 माइल्स ख़त्म हो जाते थे वहीं पर ही वह रुक जाते थे और जिस विलेज में वह रुकते थे वहाँ पर वह रात को मीटिंग करते थे। उस मीटिंग में सभी लोग गांव के आया करते थे। उस मीटिंग में वह सभी लोगों को स्वराज का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से उन्हें अपना मूवमेंट आगे एग्जीक्यूट करना है, वायलेंस नहीं करनी है, ये सारी बातें वह उन लोगों को समझाया करते थे। इस मूवमेंट की या इस मीटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि गांधी जी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे रात में, उसमें सबसे ज़्यादा विलेज की रिच क्लास जो वुमेन हुआ करती थी, मतलब रिच फैमिलीज़ की जो वुमेन हुआ करती थी, वो इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करती थी। और इस तरीके से स्पेशली वुमेन जो हैं वह इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ गई और उन्होंने गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। तो इस तरीके से गांधी जी ने 24 डेज में इस मार्च को पूरा करा और वह 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। दांडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कोस्टल एरिया है। क्या होता है कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया वह होता है जिसके आसपास कोई वाटर बॉडी होती है। तो यहाँ दांडी में उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट बनाया और इस तरीके से उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश लॉ तोड़ा सॉल्ट बनाकर, क्योंकि सॉल्ट बनाने का राइट उस समय केवल ब्रिटिशर्स को ही था। गांधी जी ने यह फर्स्ट लॉ तोड़ा था और इस लॉ के तोड़ने के साथ ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसके बाद डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप के लॉज तोड़े गए। तो ये था हमारा साल्ट मार्च, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। गांधी जी के इस साल्ट मार्च के बाद डिफरेंट प्लेसेस में इंडियंस ने गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ के सामने ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया। डिफरेंट प्लेसेस में फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया, लिक्वर शॉप्स या वाइन शॉप्स को पिकेटेड किया गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फॉरेस्ट एरियाज़ में भी जो रिजर्व एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल उन एरियाज़ में चले गए और वहाँ पर उन्होंने फ्यूल वुड और अपनी कैटल्स को ग्रेजिंग कराई। गांव में या विलेजेस में लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का टैक्स पे करने से मना कर दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था चौकीदारी टैक्स, जो अक्सर गांव में दिया जाता था। तो इस तरीके से लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जीक्यूट किया। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से लोगों को
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हुए देखा, डिफरेंट लॉज को तोड़ते हुए देखा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए बहुत से इंडियंस लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे अब्दुल गफ्फार खान जो लाहौर में थे, और महात्मा गांधी जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद एंग्री क्राउड जो है वो सड़कों पर उतर आया। क्राउड ने जो है ब्रिटिश बिल्डिंग्स, जिसमें पुलिस स्टेशंस, फैक्ट्रीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसेस, कोर्ट, रेलवे स्टेशंस, इन सब में जो है वह तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और आग लगानी शुरू कर दी। और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत ब्रूटल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने जो है सभी सत्याग्रहीस को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों और वुमेन्स को जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। उस समय कम से कम 1 लाख पीपल्स को जो है ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। इसमें कॉमन पीपल भी थे और पॉपुलर लीडर्स भी थे। और जब गांधी जी ने देखा कि यह सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता कर लिया, या एक पैक्ट के साथ जो है उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 5 मार्च 1931 को जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो ये पैक्ट हुआ था, या जो ये समझौता हुआ था, इस पैक्ट को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो चलिए देखते हैं ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था। गांधी इरविन पैक्ट एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करने के लिए 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे लंदन में। और जब गांधी जी लंदन में इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो उसके बदले में इंडिया में जो कांग्रेस लीडर्स या डिफरेंट सत्याग्रहीस को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उन सबको जो है ब्रिटिश पुलिस रिलीज कर देगी या छोड़ देगी। तो यह जो समझौता हुआ था, इसी समझौते को कहते हैं या इसी पैक्ट को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और इस पैक्ट के साथ ही गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया 1931 में। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। गांधी जी 1931 में 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन गए, तो वहाँ पर गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कोई सही समझौता नहीं हुआ और गांधी जी उस मीटिंग को आधा ही छोड़कर वापस इंडिया आ गए। गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में आकर देखा कि फिर से अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे अदर्स बड़े बड़े लीडर्स को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से जेल में डाल रखा है। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और किसी भी तरीके के मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन पर या बाइकॉट पर उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब इंडिया में कांग्रेस पार्टी कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग या बाइकॉट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से वही सब कर रही है, तो उन्होंने एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में रिलॉन्च कर दिया। लेकिन अब की बार जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया, तो अब की बार जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे जो पहले बहुत एक्टिवली इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे और बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उतने एंथुसियाज्म के साथ अब सभी ग्रुप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए। और धीरे धीरे जो है यह मूवमेंट 1934 आने तक जो है बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया, या कह लीजिए ख़त्म हो गया। इस मूवमेंट ने अपने मोमेंटम को ही खो दिया। तो इस तरीके से आपने देखा 7 मार्च से गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया था, उसे विड्रॉ क्यों किया और फिर से इसको रिलॉन्च क्यों किया।
लेकिन यह टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है, चलिए वह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वह है राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी डिस्कस कर लिया है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी डिस्कस कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन दोनों मूवमेंट्स में क्या डिफरेंसेस थे। तो चलिए सबसे फर्स्ट डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑन द अदर साइड, पीपल ऑल्सो ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहला डिफरेंस यह था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडियंस केवल ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब उनका कहना नहीं मान रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरीके का लॉ नहीं तोड़ रहे थे। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ भी तोड़ा जा रहा था, मतलब नॉन कोऑपरेट तो करा ही जा रहा था, साथ में लॉ भी तोड़ा जा रहा था। जो सेकंड डिफरेंस था वह था मुस्लिम पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन वाज लेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में यह देखा गया कि जो नॉन कोऑपरेशन, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं, उसमें मुस्लिम ग्रुप्स ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया था गांधी जी के साथ इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जीक्यूट किया तो उस समय जो मुस्लिम ग्रुप था वह इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इसके क्या रीजंस थे वो भी हम कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थर्ड डिफरेंस था नो टैक्स कैंपेन वॉज नॉट देयर इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑन द अदर साइड, पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब एग्जीक्यूट किया गया था तो उस समय गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि आप टैक्स ना दें, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब एग्जीक्यूट किया गया तो उसमें गांधी जी ने कहा कि अब आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। तो टैक्स रिफ्यूज़ल वाली जो बात है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थी, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं थी। फोर्थ जो मेन डिफरेंस था वह था वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट ऑन लार्ज स्केल इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑन द अदर साइड, large scale participation of women was an important feature of civil disobedience movement. non cooperation movement में वुमेन्स ने इतने लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था वह था वुमेन्स ग्रुप का। और जो लास्ट डिफरेंस था वह था द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन बाय गांधी जी in 1922 due to a violent incident at Chauri Chaura in which 22 policemen were killed. On the other side, the civil disobedience movement was withdrawn in 1931 when Gandhiji signed Gandhi-Irwin Pact. यह भी एक डिफरेंस है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो विड्रॉ किया गया था वह किया गया था 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जिसमें 22 पुलिसमैन को जो है वो मार दिया गया था। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ किया गया था 1931 में, किसके साथ? गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में। तो ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। थैंक यू सो मच।